नॉर्वे बहुत ज्यादा अमीर होने वाला है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्वे कोई ऑयल, गैस या कोल बेचकर अमीर नहीं हो रहा, बल्कि शायद उसे इनमें से कुछ भी बेचने की जरूरत ही ना पड़े। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ऑयल और गैस के लिए नॉर्वे की तरफ भागे। इससे नॉर्वे की पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स 5 गुना बढ़ गई और वो यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। अब नॉर्वेजियन इकोनॉमी पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और जैसा कि वो हमेशा करते हैं, उन्होंने ये प्रॉफिट्स भी अपने गवर्नमेंट पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दिए और इन फंड्स की वैल्यू तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है या $2,70,000 पर पर्सन। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑयल और गैस को बहुत छोटा बना दिया। 2023 में स्टेवेंजर के साउथ में नॉर्वेजियन जियोलॉजिस्ट्स ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवर किया। वहां जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट रॉक डिपॉजिट्स मौजूद थे, तकरीबन 70 बिलियन टन। फॉस्फेट एक बहुत रेयर और एसेंशियल मिनरल है। ये फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है जो दुनिया का पेट पालता है। ये बैटरीज, सोलर पैनल्स और यहाँ तक के इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में भी यूज होता है। इस वक्त दुनिया की 70% फॉस्फेट सप्लाई मोरक्को में है, उसके बाद चाइना, इजिप्ट और अल्जीरिया आते हैं। लेकिन ये जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन्स हैं। वेस्टर्न कंट्रीज इन पर डिपेंड तो करते हैं लेकिन वो इन्हें कंट्रोल नहीं करते। लेकिन नॉर्वे ने ये सब बदल दिया है। इस एक डिस्कवरी की वैल्यू 24 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। ये तकरीबन उतनी ही अमाउंट है जितनी सऊदी अरेबिया की बाकी बची हुई पूरी ऑयल वेल्थ है। ये डिस्कवरी नॉर्वे को अमीर मुल्कों की एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल सकती है। करंट प्राइसेस पर ये रिजर्व्स 24 ट्रिलियन डॉलर्स के बनते हैं, जो अगेन सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स के इक्वल बनता है। लेकिन ये समझने के लिए कि नॉर्वे इस मोमेंट तक कैसे पहुंचा, हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 1950s में नॉर्वे में सिर्फ 35 लाख लोग रहते थे और वो ज्यादातर मछली, लकड़ी और रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे। नॉर्वे कुछ सदियों पहले गरीब होता था, मगर 20th सेंचुरी तक ये बात सच नहीं रही थी। नॉर्वे के पास पहले ही हाई लिटरेसी रेट, लो इनइक्वालिटी और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी थी। 1900s के शुरू में नॉर्वे ने अपनी ज्योग्राफी को यूज करना सीख लिया था। पहाड़ और दरिया उसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन गए। इस सस्ती बिजली ने ऑयल के आने से बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ शुरू कर दी। ये एक बड़ी मशहूर मिथ है कि ऑयल से पहले नॉर्वे गरीब था। वो गरीब नहीं था, बस वो ग्लोबली रेलेवेंट नहीं था। फिर 1959 में सब कुछ बदल गया। नेदरलैंड्स ने ग्रोनिंजन गैस फील्ड डिस्कवर की, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी। नॉर्थ सी अचानक इंपॉर्टेंट हो गया था। कुछ ही सालों में सारी बड़ी ऑयल कंपनीज नॉर्थ सी में खोज कर रही थी, लेकिन नॉर्वे हेजिटेट कर रहा था। उसे फिक्र थी कि फॉरेन कंपनीज प्रॉफिट लेकर भाग जाएंगी। वहां कोई क्लियर मैरीटाइम बाउंड्रीज भी नहीं थी, तो अगर ऑयल मिल भी जाता तो उन्हें कैसे पता चलता कि इस पर कोई और मुल्क क्लेम नहीं करेगा। मई 1963 में नॉर्वे ने एक रॉयल डिक्री इशू किया और अपने समुद्री एरिया पर सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी। 2 साल बाद यूरोपियन कंट्रीज ने मीडियन लाइन प्रिंसिपल यूज करते हुए समुद्री बाउंड्रीज पर एग्री कर लिया। ठीक 1 महीने बाद नॉर्वे ने फॉरेन कंपनीज को बिड्स के लिए अलाउ किया और नॉर्वेजियन नॉर्थ सी की एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई। इस एक्सप्लोरेशन में कुछ साल लग गए, लेकिन आखिरकार उन्हें ऑयल मिल गया। ये ऑयल फील्ड बहुत बड़ी थी और ये आज भी नॉर्वे के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन नॉर्वे ने इसके बाद कुछ अनयूजुअल किया। इन रिजर्व्स का कंट्रोल बेचने के बजाय उन्होंने कंट्रोल बिल्ड करना शुरू कर दिया। 1972 में गवर्नमेंट ने स्टैट ऑयल, जिसे अब एक्विनोर कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी। उन्होंने वर्कर्स को ट्रेन किया, रिफाइनरीज बनाई और बिजनेस सीखा। इस डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। नॉर्वे ऑयल रेवेन्यूज का बड़ा हिस्सा मुल्क के अंदर ही रख रहा था। ये बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी थी। ज्यादातर रिसोर्स रिच कंट्रीज उस चीज का शिकार हो जाते हैं जिसे इकोनॉमिस्ट्स रिसोर्स कर्ज कहते हैं। ऑयल एलीट क्लास पैदा करता है, नतीजतन करप्शन बढ़ती है और डेमोक्रेसी कमजोर होती है। लेकिन नॉर्वे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ कभी नॉर्वेजियन एलीट क्लास पैदा नहीं हुई। सारा पैसा पब्लिक के लिए रहा और इसीलिए नॉर्वे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। नॉर्वे की जीडीपी पर कैपिटा $1 लाख से ज्यादा है और उसके लोग नॉर्डिक कंट्रीज के लोगों के मुकाबले में एवरेज 10 साल ज्यादा जिंदा रहते हैं। 1990s तक नॉर्वे को एक नए क्वेश्चन का सामना था कि ऑयल से आने वाले इतने पैसे का क्या किया जाए। ज्यादातर मुल्क इसे खर्च कर देते हैं, लेकिन नॉर्वे ने ऐसा नहीं किया। 1990 में उन्होंने गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल बनाया। हर एक्स्ट्रा क्रोन इस फंड में जाता था। रूल सिंपल था, सिर्फ रिटर्न्स खर्च करो और बाकी सेव करो। लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट इस फंड का सिर्फ 3% हर साल खर्च कर सकती है। ये डिसिप्लिन रेयर है। 2023 तक इस फंड ने मार्केट रिटर्न्स में तकरीबन $380 बिलियन कमाए, लेकिन इसका सिर्फ एक फ्रैक्शन खर्च किया गया। बाकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन्वेस्टेड
लिमिटेड रहा। आज ऑयल और गैस नॉर्वे की इकोनॉमी का तकरीबन 20% है। इंपॉर्टेंट तो है मगर वो उस पर बहुत डिपेंडेंट नहीं है। नॉर्वे ने जल्दी डाइवर्सिफाई कर लिया था। फिर यूक्रेन वॉर शुरू हो गई। रशिया के अटैक ने सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बदली, उसने एनर्जी फ्लोज भी बदल दिए। नॉर्वे का पेट्रोलियम सेक्टर फिर से ऊपर चला गया। ऑयल प्राइसेस बढ़ी और प्रॉफिट्स एक्सप्लोड कर गए। और फिर इस कहानी में फॉस्फेट एंटर हुआ। स्टेवेंजर के करीब ये डिपॉजिट सालों पहले नोटिस किए गए थे, लेकिन सिर्फ 2020s के शुरू में साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि ये कितना गहरा है, तकरीबन 4500 मीटर्स गहरा। करंट टेक्नोलॉजी लेवल्स पर सिर्फ 1500 मीटर्स तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन नॉर्वे ऐसा पहले भी देख चुका है। जब एकोफिस्क ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई थी, इंजीनियर्स ने 30 साल की प्रोडक्शन एक्सपेक्ट की थी। 50 साल से ज्यादा हो गए और वो अभी भी चल रहा है। टेक्नोलॉजी हमेशा कैचअप कर लेती है। अगर नॉर्वे इस फॉस्फेट का कुछ हिस्सा भी एक्सट्रैक्ट कर ले तो वो ग्लोबल फॉस्फेट सप्लाई का आधे से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल कर सकता है। 2021 में चाइना ने डोमेस्टिक सप्लाई प्रोटेक्ट करने के लिए फॉस्फेट एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट की थी। पूरी दुनिया में प्राइसेस ऊपर चली गई। इससे पता चला कि सप्लाई कंट्रोल कितना पावरफुल हो चुका है। मार्केट्स अब पुराने सेंस में फ्री नहीं रही, वो अब जियोपॉलिटिकल टूल्स हैं और नॉर्वे ये बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन हर कोई खुश नहीं है। यूरोपियन यूनियन कंसर्न है। फॉस्फेट रिफाइनिंग पोल्यूशन फैलाती है, इसीलिए यूरोप ने कई साल पहले इसे आउटसोर्स कर दिया था। नॉर्वे ईयू का मेंबर नहीं है, लेकिन ये ईईए से बिलोंग करता है, इसलिए इसके लॉज अभी भी मैटर करते हैं। 2024 में ईयू उन रूल्स पर वोट करने वाला है जो एक्सट्रैक्शन को स्लो या एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स रियल हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं। मोरक्को जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसे नुकसान होगा। फॉस्फेट उसकी एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 1/4 है। एक सडन सप्लाई इंक्रीज प्राइसेस को कोलैप्स कर सकता है। टेक्निकल लिमिट्स भी हैं। ज्यादातर फॉस्फेट अभी भी पहुंच से बाहर है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि नॉर्वे इंतजार करेगा, क्योंकि यही उनकी ताकत है। अगर एक्सट्रैक्शन होती है तो प्रॉफिट्स लाइकली उसी जगह जाएंगे जहां ऑयल प्रॉफिट्स गए थे, यानी नॉर्वेजियन सॉवरन वेल्थ फंड में। अगर ये फंड आने वाले सालों में डबल या ट्रिपल हो गया तो नॉर्वे कुछ अनबिलीवेबल हासिल कर सकता है। इमेजिन करें कि हर शहरी के लिए पब्लिक वेल्थ में $1 मिलियन। कोई और मुल्क इसके करीब भी नहीं आता। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि नॉर्वे फॉरेन एड बढ़ा सकता है। दूसरे मजाक करते हैं कि ये मेगा सिटीज या ग्लोबल क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स फंड कर सकता है, लेकिन नॉर्वे की असली पावर रिस्ट्रेंट है। उन्होंने दिखाया है कि पैसे को इंस्टीट्यूशंस तबाह करने की जरूरत नहीं होती, कि पेशेंस लालच को हरा सकता है। यही वजह है कि नॉर्वे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। ऑयल ने उन्हें अमीर बनाया, फॉस्फेट उन्हें अनटचेबल बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब अगर वो इसे उसी तरह यूज करने का फैसला करें जैसे उन्होंने ऑयल और गैस को किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम